हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिमांड एंड डिमांड फंक्शन चैप्टर। ये बेस है हमारा कार्डिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी के जब हम चैप्टर करेंगे उनके लिए। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंडिफरेंस कर्व, कार्डिनल यूटिलिटी से क्वेश्चन जरूर आता है अगर आप इकोनॉमिक्स आप किसी भी सब्जेक्ट में लेके चल रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट आता है अब हमारा क्वेश्चन कि डिमांड और डिमांड फंक्शन क्या होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं डिमांड की। तो अगर आप एक नॉर्मल पर्सन से पूछे, एक लेमैन से पूछे कि डिमांड क्या होती है, तो उसके लिए क्या होगा कि डिमांड, एक हम मार्केट में गए, कुछ हमने खरीदा, वो क्या है, डिमांड है, ठीक है। लेकिन अगर हम इकोनॉमिक्स की सेंस में बोले तो डिमांड क्या होती है कि हम अलग अलग प्राइसेस पे कितनी क्वांटिटी खरीदते हैं। कि सपोज मैं हूँ, ये मार्कर अगर 20 रुपए का है तो मैं 2 मार्कर खरीदूंगी, लेकिन अगर ये मार्कर 50 का हो गया तो मैं 1 से काम चलाऊं। तो अलग अलग प्राइसेस पे हम कितनी क्वांटिटी एक कोमोडिटी की खरीदते हैं, वो हमारे लिए क्या होती है, डिमांड होती है। कि अलग अलग प्राइसेस पे हम कितनी कोमोडिटी खरीदने वाले हैं। सो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो डिमांड फॉर अ कोमोडिटी इज द अमाउंट ऑफ इट। कि डिमांड क्या है कि अमाउंट है कोमोडिटी का, दैट अ कंज्यूमर, जो एक कंज्यूमर क्या करेगा, विल परचेज, खरीदेगा अलग अलग डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर एक पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक है। हम ऐसे नहीं बोलते कि आज 10:15 पे इतनी डिमांड है, नहीं। डिमांड हम कैसे लेते हैं, पीरियड ऑफ टाइम में लेते हैं कि एक वीक के अंदर इतनी डिमांड हुई या एक आवर के अंदर। तो ये होता है पीरियड ऑफ टाइम। तो पीरियड ऑफ टाइम में एक कंज्यूमर अलग अलग प्राइसेस पे कितनी कोमोडिटी खरीदेगा, वो क्या होती है, हमारी डिमांड होती है। अब हमारी कुछ चीजें होती हैं जैसे कि डिमांड और डिजायर। तो डिजायर हमारी होती है इच्छा, और डिमांड जो हम अलग अलग प्राइसेस पे खरीद सकते हैं। तो डिजायर हमारी शो करती है जिसमें हमारी विलिंगनेस तो है, हम खरीदना तो चाहते हैं लेकिन हमारे पास पैसा ना हो, वो हमारा क्या हो जाएगा, डिजायर। जैसे मेरा सपना है कि चलो मेरे पास एक बहुत बड़ा महल हो, एक ओडी हो, एक मर्सिडीज हो, तो ये मेरे लिए अभी के लिए क्या है, मेरे लिए ये डिजायर है, क्योंकि आई हैव विलिंगनेस टू परचेज बट डू नॉट हैव परचेजिंग पावर। तो डिजायर क्या होती है कि जहां आपके पास विलिंगनेस टू परचेज तो है बट आपके पास परचेजिंग पावर नहीं है। और जब आपके पास परचेजिंग पावर आ जाती है प्लस आपके पास विलिंगनेस भी होती है, तब वो आपकी डिमांड बन जाती है। अब मेरी लॉटरी लग जाए, मेरे को 5-10 करोड़ रुपए मिल जाए, तो मैं अपना घर भी बना लूंगी, मेरे पास ओडी भी आ जाएगी, तो उस टाइम वो मेरे लिए क्या हो जाएगी, वो मेरे लिए एक डिमांड बन जाएगी, क्योंकि मेरे पास विलिंगनेस तो है ही, मैं खरीदना तो चाहती हूँ, इच्छुक तो हूं मैं खरीदने के, प्लस मेरे पास परचेजिंग पावर भी है, मतलब मेरे पास पावर, परचेजिंग पावर मतलब मेरे पास हिम्मत है कि मैं उसको खरीद सकती हूँ, मेरे पास पैसे हैं, ठीक है। तो वो होती है परचेजिंग पावर। तो ये डिफरेंस होता है हमारा डिमांड और डिजायर के बीच में। तो अब हम बात करें कि हमारी डिमांड और यूटिलिटी क्या होती है। डिमांड और यूटिलिटी, तो एक नॉर्मल सी चीज देखो कि आप कोई भी चीज खरीदते हो, ठीक है, आप किसी भी चीज की डिमांड करते हो। आप क्यों करते हो डिमांड, आप किसी चीज की डिमांड करो, क्यों कर रहे हो, क्योंकि आप अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करना चाहते हो। आपने किसी चीज, आपने सपोज वीट की डिमांड क्यों की, गेहूं जो होता है उसकी डिमांड क्यों की, क्योंकि आपको भूख लगी, आपको खाना खाना है, आपकी एक वांट है, आप उसको सेटिस्फाई करना चाहते हो, इसलिए आपने वीट खरीदा। पानी खरीदा आपने क्यों, क्योंकि आपको प्यास लगी, आपकी वांट है, आपको पानी चाहिए, तो वो अब अगर आपने, और ये शर्ट्स वगैरह खरीद रखे क्यों, क्योंकि आपको प्रोटेक्शन चाहिए, मतलब आपको ठंड सर्द से बचना है, तो इसके लिए आपने खरीदा है। तो डिमांड हमारे लिए क्यों हम करते हैं, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम डिमांड करते हैं। और हमको डिमांड करने के बाद उस कोमोडिटी से जितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है वो हमारे लिए होती है यूटिलिटी, ठीक है। जैसे कि मैंने पानी, मुझे बहुत तेज प्यास लगी थी, मैंने पानी पिया, तो मैं पानी पी के, भाई अब तो मेरी प्यास खत्म हो गई, मजा आ गया, 1 गिलास पानी मिल गया, नहीं तो मैं मर ही जाता पानी ना मिलता। तो उससे क्या हुआ, आपकी वांट सेटिस्फाई हुई। तो आपकी वांट जितनी सेटिस्फाई हुई वो आपके लिए क्या है, वो आपके लिए यूटिलिटी है, ठीक है। तो यूटिलिटी क्या होती है, जो आपकी वांट सेटिस्फाइंग पावर होती है किसी भी कोमोडिटी। यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कोमोडिटी, कि एक कोमोडिटी आपकी कितनी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकती है, दैट इज द यूटिलिटी। और यूटिलिटी एक क्या है, सब्जेक्टिव फिनोमिना है। जैसे कि मैंने 1 गिलास पानी पिया, ठीक है, और कोई पर्सन है, वो मतलब बहुत छोटा सा बच्चा है, वो तो 1 गिलास पानी नहीं पी सकता, उसकी प्यास तो 1 चम्मच पानी से खत्म हो जाती। छोटा सा बच्चा है, 1 चम्मच पानी पिलाओ, उसकी वांट्स जल्दी सेटिस्फाई हो जाएगी, लेकिन मुझे 1 गिलास पानी चाहिए। तो हर
हर किसी की जो यूटिलिटी होती है, हर किसी की यूटिलिटी उसके माइंड पे डिपेंड, मतलब उसके लिए साइकोलॉजिकल है, उसके ऊपर डिपेंड करती है। हर पर्सन की यूटिलिटी, मेरे लिए एक ग्लास पानी की जो यूटिलिटी है वो किसी और के लिए उतनी तो नहीं होगी। क्या पता मेरी एक ग्लास पानी से प्यास बुझ रही है, किसी की 2 ग्लास पानी से बुझे, तो हर किसी के लिए यूटिलिटी डिफरेंट होती है एक कमोडिटी से मिलने वाली। ठीक है, सपोज मुझे पिज्जा पसंद है, ठीक है, एक पर्सन है, आई एम द पर्सन ए एंड दूसरा एक है पर्सन बी। ठीक है, मुझे पिज्जा पसंद है और इसको पिज्जा पसंद नहीं है। ठीक है, तो मुझे पिज्जे से जितनी यूटिलिटी मिलेगी, मतलब मैं पिज्जे को खाया, मैंने यूटिलिटी क्या है, वोंट सेटिस्फाइंग पावर। पिज्जे से मुझे जितनी यूटिलिटी मिली, मतलब मुझे जितनी सेटिस्फेक्शन मिली, मुझे जितनी खुशी मिली, क्या वो बी पर्सन को होगी? नहीं होगी, क्योंकि उसको तो पिज्जा पसंद ही नहीं है। तो इसीलिए एक कमोडिटी की यूटिलिटी पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, प्लस ये एक सब्जेक्टिव फिनोमिना है, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है और ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है। और अगर हम बात करें कि ड्रग्स हैं, सपोज ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है, ये है जो कि ड्रग्स लेता है। ठीक है, इसको ड्रग्स अच्छे लगते हैं। ठीक है, ये जो ड्रग्स लेता है इसको खुशी मिलती है, इसको सेटिस्फेक्शन मिलती है, तो ड्रग्स इसको क्या दे रही है, सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रही है। लेकिन अगर हम एक ड्रग्स को देखा जाए तो ये एक अच्छी चीज तो नहीं है, ये क्या है, बैड है, बहुत बुरी चीज है हमारे लिए। ड्रग्स कोई भी बुरी चीज है, लेकिन हम यहाँ पे ये बात करने वाले हैं कि यूटिलिटी जो है ना वो न्यूट्रल होती है, वो ये नहीं देखती कि कमोडिटी अच्छी है या बुरी है। अगर आपको उससे सेटिस्फेक्शन मिल रही है तो वो आपके लिए अच्छी चीज है। ठीक है, तो वो हम किस चीज को शो करते हैं, यूटिलिटी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट में यूटिलिटी क्या है, न्यूट्रल है, उसको फर्क नहीं पड़ता आप अच्छी गुड्स का कंजप्शन कर रहे हो या बैड गुड्स का कंजप्शन कर रहे हो। प्लस यूटिलिटी में कोई भी क्वेश्चन नहीं होता एथिक्स या मोरालिटी का, कि कोई पर्सन है उसको अगर वाइन पी के यूटिलिटी मिल रही है तो, और जैसे कहा जाता है कि वाइन नहीं पीनी चाहिए, अच्छी नहीं होती, एथिक्स नहीं होती, मतलब जो वाइन पी रहे हैं, तो वो क्या है, ये कंसेप्ट गलत है। यूटिलिटी कुछ नहीं देखती कि कोई गुड अच्छी है, आपकी हार्म के आपकी हेल्थ के लिए डेंजरस है या कैसे भी है। यूटिलिटी का कंसेप्ट क्या है, बिल्कुल न्यूट्रल है। गुड बैड गुड्स, उनसे कोई फर्क नहीं मिलता। अगर आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही है तो वो आपके लिए अच्छी चीज है, आपको वहां से मैक्सिमम यूटिलिटी मिल रही है, चाहे वो गुड गंदी ही क्यों ना हो, चाहे आपके लिए डेंजरस ही क्यों ना हो। ठीक है, तो ये हमारा था डिमांड और यूटिलिटी के बीच में रिलेशन। अगर हम बात करें, डिमांड हमने पढ़ी, देखो डिमांड की जब हम स्टडी करते हैं तो हम डिमांड की स्टडी करते हैं 2 तरीकों से। एक हम लेते हैं इंडिविजुअल डिमांड, क्या लेते हैं, इंडिविजुअल डिमांड, और दूसरी हम कौन सी लेते हैं, मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड मतलब कि मेरी अकेले की डिमांड। ठीक है, कोई भी एक पर्सन है, एक इंडिविजुअल की डिमांड, एक सिंगल बंदे की डिमांड को हम क्या कहेंगे, इंडिविजुअल। मार्केट डिमांड जब जहां बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं और हम उन सब कंज्यूमर्स की डिमांड को मिला दे तो वो मार्केट डिमांड बन जाती है। So individual demand is the demand of a single consumer और market demand is the summation of demand of all the consumers present in the market, कि एक मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स प्रेजेंट है उन सबकी डिमांड को अगर हम ऐड कर दे तो वो हमारे लिए मार्केट डिमांड हो जाएगी। फिर हमारा कंसेप्ट आता है डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व। ठीक है, तो अगर हम बात करें डिमांड शेड्यूल की, डिमांड शेड्यूल की, तो शेड्यूल क्या होता है, टेबल, मतलब कि टेबुलर फॉर्म में किसी चीज को रिप्रेजेंट करना, वो हमारे लिए क्या हो जाता है, शेड्यूल। जैसे कि अगर हम डिमांड को टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दे तो हमारे लिए क्या हो जाएगी, डिमांड शेड्यूल। जैसे कि हमारी डिमांड 2 तरह की थी, हमारा शेड्यूल भी 2 तरह का हुआ। वन इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और सेकेंड वन इज मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो ये हमारे लिए क्या हो जाता है, ये शेड्यूल हो जाएगा, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होगा कि जब हम सिंगल कंज्यूमर की डिमांड को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डिमांड ऑफ अ सिंगल कंज्यूमर इन द फॉर्म ऑफ टेबल इज नोन एज इंडिविजुअल, एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिमांड ऑफ ऑल द कंज्यूमर्स इन द मार्केट इन द फॉर्म ऑफ टेबल इज नोन एज मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब हम इस चीज को टेबल की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखो हमारी डिमांड जो है वो हम किस चीज के बेस पे डिसाइड करते हैं।
तो और चीजें हमारे लिए मैटर करती हैं, इनकम वगैरह सब कुछ मैटर करता है, लेकिन मेनली हम डिमांड को प्राइस से कंपेयर करके लेके चलते हैं। ठीक है, तो अगर हमको सपोज ये हमने इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बनाना है तो हम क्या लेंगे, प्राइस क्वांटिटी। अगर प्राइस 5 रुपए है तो हमारी क्वांटिटी मान लो 10 रुपए है, क्वांटिटी हम 10 यूनिट्स खरीद रहे हैं। अब देखो, जब किसी चीज का प्राइस कम होता है तो हम उसकी डिमांड क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। जब किसी चीज का प्राइस बढ़ता है तो हम डिमांड कम कर देते हैं। कैसा होता है, इनवर्स रिलेशन। तो टेबल में हमको वो इनवर्स रिलेशन भी शो करके दिखाना है। सपोज प्राइस हमारा 5 से 4 रुपए हो गया, डिमांड हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी, वो क्या होगी 20 यूनिट्स। फिर हमारा और कम हुआ और ये हमारी फिर बढ़ती गई। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या हो गई, ये हमारे लिए इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल हो गया। अगर हमको मार्केट डिमांड शेड्यूल बनाना है तो हम इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। कैसे, देखो वैसे तो मैंने बताया कि मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है कि एक मार्केट के अंदर जितने भी कंज्यूमर हैं उन सब की डिमांड को ऐड कर दो और वो हमारी मार्केट डिमांड शेड्यूल। लेकिन यह कंसेप्ट आता है कि हम ऐसे नहीं देख सकते कि एक मार्केट में कितने, हम ऐसे स्टडी नहीं कर सकते, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, हम कितने ऐड करते जाएंगे। तो हम एक अजम्पशन ले लेते हैं कि पूरी की पूरी मार्केट में 2 ही कंज्यूमर है या 3 ही कंज्यूमर है, मतलब हम इस तरह कुछ अजम्पशन ले लेते हैं। आप 2 लो 3 लो, इट डिपेंड्स अपॉन यू कि हमको क्या है, स्टडी करनी इजी हो जाए। ठीक है, तो मैंने सपोज करो, मैंने अज्यूम कर लिया कि पूरी मार्केट में 2 ही कंज्यूमर हैं, तो ये मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होगा, क्वांटिटी कंज्यूमर ए की, सेम वे हम यहाँ क्या शो करेंगे, क्वांटिटी कंज्यूमर बी की। ये सपोज करो क्वांटिटी डिमांडेड है कंज्यूमर बी की और हमारी मार्केट डिमांड क्या हो जाएगी, मार्केट डिमांड हमारी क्या होगी, दोनों की अगर हम डिमांड, यही तो हमने पढ़ा था कि जितने कंज्यूमर हैं उनकी डिमांड को ऐड कर दिया जाए। मैंने अज्यूम किया मार्केट में 2 ही कंज्यूमर हैं, दोनों की डिमांड को ऐड कर दो तो हमारी कितनी हो जाएगी 45 एंड सोन। तो ये तो आप कर ही सकते हैं। तो ये हमारा होता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल। फिर हमारे पास आता है डिमांड कर्व। क्या आएगा फिर हमारे पास, डिमांड कर्व। डिमांड कर्व क्या होती है, ये होती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड, कि ग्राफ की फॉर्म में डिमांड को शो करके दिखाना क्या हो जाएगा, डिमांड कर्व। जैसे ही हमारा, हमने देखा था, क्या देखा था कि हमारी डिमांड 2 तरह की थी तो शेड्यूल भी 2 तरह का हुआ, इसी तरह हमारी कर्व भी 2 तरह की होती है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व। तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व हमारी क्या होगी, सिंपली ग्राफिकली फॉर्म में एक सिंगल कंज्यूमर की डिमांड को दिखाना इंडिविजुअल, बहुत सारे कंज्यूमर की डिमांड को दिखाना दैट इज मार्केट डिमांड। तो अगर हम इंडिविजुअल की बात करें, ठीक है, तो यहां पे ले लो प्राइस, हमको यही तो देखना है, यहां ले लो क्वांटिटी OXY। ठीक है, तो जब हम हमने पढ़ा था कि हमने क्या पढ़ा था कि डिमांड और प्राइस के बीच में कैसा रिलेशन होगा, नेगेटिव। डिमांड और प्राइस में कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है, क्योंकि जब हमारी प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम होती है और प्राइस अगर कम होता है तो डिमांड बढ़ती है। तो इसीलिए हमारा जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। तो ये हमारी हो गई इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अगर हमको मार्केट डिमांड कर्व बनानी है तो यहाँ पे हम क्वांटिटी, अगेन प्राइस, 0 ओरिजिन मतलब x और y। तो सपोज दिस इज आर DD1 मतलब फर्स्ट कंज्यूमर की डिमांड, और ये ले लो हमारी डिमांड 2 DD2 DD, ये DD हमारी फर्स्ट कंज्यूमर की डिमांड, D1 हमारी सेकंड कंज्यूमर की डिमांड। तो जब हम इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास मार्केट डिमांड क्या होगी, देखो हम इन दोनों को ऐड करने वाले हैं तो समवट ये हमारी ऐसे जाएगी, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी मार्केट डिमांड
कर्व, ठीक है, ये एक कंज्यूमर की दूसरे कंज्यूमर की दोनों को ऐड कर दिया तो ये हमारी मार्केट डिमांड कर्व आ गई। तो ये हमारा कंसेप्ट था डिमांड कर्व का और डिमांड शेड्यूल का, इंडिविजुअल का, और ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है इसलिए मैंने ज्यादा डिटेल में बताया भी नहीं। तो अब हम हमारा मेन कंसेप्ट आते हैं डिमांड फंक्शन के ऊपर। चैप्टर का नाम ही क्या था, डिमांड एंड डिमांड फंक्शन। तो डिमांड फंक्शन क्या होता है, जैसे कि हमने पढ़ा कि हमारी डिमांड दो तरह की होती है, ऐसे ही हमारे डिमांड फंक्शन भी दो तरह के होंगे, एक इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और दूसरे मार्केट डिमांड फंक्शन। तो अगर हम बात करें पहले तो डिमांड फंक्शंस क्या होते हैं। डिमांड फंक्शन का मतलब है कि फैक्टर्स जो आपकी डिमांड को अफेक्ट करने वाले हैं। अभी तक हमने देखा कि हमारी डिमांड को सिर्फ प्राइस ही फर्क डाल रहा था, प्राइस के बेस पे हम अपने डिसीजन ले रहे थे, लेकिन एक्चुअल में क्या हमारी डिमांड हमारे प्राइस पे ही डिपेंड करती है, नहीं, और भी बहुत चीजें मैटर करती है, जैसे कि इनकम, ठीक है, ऐसे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, एडवर्टीजमेंट कितनी हो रही है, क्योंकि लोग एडवर्टीजमेंट देखते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं और उस चीज को खरीदने के लिए जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें जो हमारी डिमांड के ऊपर फर्क डालती हैं, तो इसको हम इसलिए बोलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड भी बोला जाता है, किसको, डिमांड फंक्शन को। और हमारे डिमांड फंक्शन भी सेम वे दो तरह के होंगे, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड मार्केट डिमांड फंक्शन। एक इंडिविजुअल की डिमांड को हम इंडिविजुअल में क्या करेंगे, एक सिंगल इंडिविजुअल की डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं, से वे पूरी मार्केट की डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। देखो, जो फैक्टर्स एक इंडिविजुअल को अफेक्ट कर रहे हैं वो मार्केट को तो ऑब्वियसली बात है अफेक्ट करेंगे, क्योंकि मार्केट क्या होता है, समेशन ही तो होता है इंडिविजुअल डिमांड्स का, ठीक है। तो जो इंडिविजुअल के फंक्शन है वो मार्केट के तो फॉर श्योर होंगे, बस मार्केट में एक दो एक्स्ट्रा ही तो होंगे, और क्या हो सकता है, ठीक है। तो हमारे इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, मार्केट डिमांड फंक्शन। अगर हम पहले बात करें इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन की, तो हमारे इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन होते हैं इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन हम कैसे डिनोट करते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ, किस किस का फंक्शन है, मतलब कौन कौन से फंक्शन है हमारे इंडिविजुअल डिमांड के, क्या क्या लिख सकते हैं हम, एक हमारा प्राइस, देखो क्या प्राइस, यहां सपोज करो हम ले रहे हैं डिमांड ऑफ क्वांटिटी कमोडिटी एक्स, तो प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, जो जिस गुड की हम डिमांड कर रहे हैं उसी गुड का प्राइस प्लस दूसरे गुड्स का प्राइस, मतलब कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है। जैसे चाय कॉफी, अगर चाय बहुत ज्यादा महंगी हो गई तो आप कॉफी ले लोगे भाई, तो इसलिए दूसरे गुड्स के प्राइस भी अफेक्ट करते हैं हमारी एक चीज की डिमांड को। और नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, इनकम, उसके बाद टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कंज्यूमर, एडवर्टीजमेंट। देखो मेनली हम इनमें यही लेते हैं, एडवर्टीजमेंट भी कुछ लोग ले लेते हैं कुछ नहीं लेते, लेकिन बहुत सारे होते हैं रियल लाइफ में, ठीक है, लेकिन हम मेनली इन्हीं को ही लेके चलते हैं। तो हम एक एक की स्टडी करेंगे कि ये कैसे अफेक्ट करते हैं हमारी डिमांड को। सो सबसे पहले इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में क्या है, प्राइस ऑफ ओन गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कंज्यूमर एंड एडवर्टीजमेंट, ठीक है। प्राइस ऑफ ओन गुड्स तो आपको समझ आ ही रहा होगा डिमांड को कैसे अफेक्ट करेगा। अगर हमारे गुड का प्राइस, पहले हम क्या कर रहे हैं, प्राइस ऑफ ओन गुड्स, मतलब कि हमारा जो गुड है उसी का प्राइस, तो अगर प्राइस बढ़ जाता है, अगर प्राइस बढ़ जाता है तो हम डिमांड क्या कर देंगे, उस गुड की कम कर देंगे, है ना, ठीक है। और अगर प्राइस कम हो जाता है तो हम डिमांड क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, सिंपल। तो ये हमारा क्या था, प्राइस ऑफ ओन गुड कैसे अफेक्ट करता है। तो कैसे अफेक्ट करता है, अगर प्राइस बढ़ेगा हम डिमांड कम करेंगे, प्राइस कम होगा तो डिमांड हम बढ़ा देंगे, सिंपल। तो ये था हमारा फर्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। सेकंड पे अगर हम आते हैं तो देखो ये जो सारे फैक्टर्स है ना रियल लाइफ में तो ये एक साथ काम करते हैं, लेकिन जब हम इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं तो अगर हम प्राइस ऑफ ओन गुड की स्टडी कर रहे हैं तो हम मानते हैं कि बाकी सब कांस्टेंट हैं, ठीक है। सेम वे अगर हम रिलेटेड गुड की स्टडी कर रहे हैं तो ये सभी कांस्टेंट रहेंगे, मतलब जिस फंक्शन की हम स्टडी कर रहे हैं उसको छोड़ के बाकी सब हम कांस्टेंट मानते हैं। क्योंकि सपोज करो प्राइस बढ़ गया और इधर से आपकी इनकम भी बढ़ गई तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि प्राइस बढ़ा है, कोई बात नहीं, 2-4 रुपए, हमारी इनकम भी तो बढ़ गई, तो हमारी डिमांड में कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए स्टडी करने के लिए हम बाकी सब चीजों को कांस्टेंट रखते हैं, लेकिन रियल लाइफ में सब चीजें एक साथ काम करती हैं, ठीक है। तो अगर हम
जब हम स्टार्ट करें, अगर हमको एक्सप्लेन करना हो प्राइस ऑफ ओन गुड, तो हम कैसे करेंगे? अदर गुड्स रिमेनिंग कांस्टेंट, व्हेन प्राइस ऑफ ओन गुड इंक्रीजेस इट्स क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेस एंड प्राइस ऑफ ओन गुड डिक्रीजेस इट्स क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस। तो हम अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट वाली स्टेटमेंट हर जगह लिखते चलेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो रिलेटेड गुड्स जो हैं ये दो तरह के होते हैं। रिलेटेड गुड्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सब्स्टिट्यूट और दूसरे होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हम एक दूसरे की जगह सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी बोला था चाय कॉफी, अगर चाय बहुत ज्यादा महंगी हो जाए आप कॉफी ले लोगे, कॉफी महंगी हो जाए चाय ले लोगे। तो वो गुड्स जो आप एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, जो गुड्स एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे कोलगेट और पेप्सोडेंट, ठीक है, समवट ये सब्स्टिट्यूट है। कॉम्प्लीमेंट्री वो गुड्स जिनका कंजप्शन एक साथ हो सकता है, जैसे पेन, इंक, ठीक है। सिर्फ आप इंक से कुछ नहीं कर सकते और सिर्फ पेन खाली से कुछ नहीं कर सकते, इंक भी होनी चाहिए। तो ब्रेड बटर, जिनका आप गुड्स का यूज एक साथ कर सकते हो, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट जो गुड्स एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो पहले हम देखते हैं कि सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है, उसके बाद हम आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। तो देखो सब्स्टिट्यूट गुड्स, जैसे कि मैंने टी और कॉफी का एग्जांपल लिया, ठीक है। सपोज हम लेते हैं टी, हम चाय पीने वाले लोग हैं, ठीक है, हम क्या है, चाय पीने वाले लोग हैं, ठीक है। हम इसमें कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि अगर सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस बढ़ गया या सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस कम हो गया या हमारी गुड का प्राइस कम हो गया, हमारी गुड का प्राइस ज्यादा हो गया, वो हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे कि इफ द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स इज इंक्रीजेस या प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड डिक्रीजेस। हम इस तरह से स्टडी करेंगे कहां पर, हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स में। सेम वे हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में भी स्टडी करते हैं, जैसे हमने कहा टी एंड कॉफी, ठीक है। तो हम ले रहे हैं टी, हमने कहा कि प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स इंक्रीजेस, क्या हुआ, सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस बढ़ गया, मतलब कि कॉफी का प्राइस बढ़ गया, ठीक है। हम तो चाय पी रहे थे, कॉफी का प्राइस बढ़ा है, सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ा है, तो सब्स्टिट्यूट मतलब कॉफी पीने वाले लोग भी अब क्या करेंगे, चाय पीने लग जाएंगे, ठीक है, क्योंकि सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ा है मतलब कॉफी का, तो कॉफी पीने वाले भी कहाँ आ जाएंगे, चाय पे आ जाएंगे। तो जब सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस बढ़ता है, किसका, सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस बढ़ता है, तो हमारी क्वांटिटी डिमांड हमारे गुड की क्या होती है, इंक्रीज। समझ आ गया? देखो प्राइस सब्स्टिट्यूट गुड का बढ़ा मतलब कि कॉफी का प्राइस बढ़ गया, हम चाय पी रहे हैं, तो हमारे गुड की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा, हमको दूसरे के प्राइस से अपनी डिमांड देखनी है। दूसरे का प्राइस बढ़ा है, हमारी डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा, वो जो कॉफी पी रहे थे वो भी आके चाय पीने लगेंगे, तो चाय की डिमांड बढ़ जाएगी। तो इसलिए प्राइस जब सब्स्टिट्यूट गुड का बढ़ता है तो डिमांड जो है, क्वांटिटी डिमांड हमारे गुड की वो क्या होती है, बढ़ती है। सेम वे अगर सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस कम हो गया, प्राइस सब्स्टिट्यूट गुड का कम हो गया मतलब कि हम चाय पी रहे हैं, कॉफी का प्राइस कम हो गया, कॉफी सस्ती हो गई, हम क्या करेंगे, चाय छोड़ के कॉफी पास चले जाएंगे, तो चाय की डिमांड क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि हमने क्या किया, चाय छोड़ा और हम कॉफी पे चले गए। तो प्राइस जब हमारे गुड का कम होता है तो क्वांटिटी डिमांड भी, प्राइस जब सब्स्टिट्यूट गुड का कम होता है तो क्वांटिटी डिमांड हमारे गुड की डिक्रीज होती है, और इसीलिए हम सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है, प्राइस बढ़ रहा है, क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ रही है। अब हम आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के ऊपर। मैंने कहा ये वो गुड्स है जो आप एक साथ ही कंज्यूम कर सकते हो, जैसे कि पेन, इंक। सिर्फ पेन डिब्बा यूज नहीं कर सकते, सेम वे सिर्फ इंक यूज नहीं कर सकते, दोनों का यूज होगा, साथ में होगा। अब हम बात करें, अगर हम कहें कि हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस बढ़ गया, ठीक है, हम कहें हमारे हम यूज कर रहे हैं भाई पेन, ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस बढ़ गया, मतलब इंक का प्राइस बढ़ गया, मतलब इंक अब हम कम खरीद सकते हैं। अब देखो, क्या आप खाली पेन लेके कुछ कर सकते हो, इंक होगी तभी यूज कर सकते हो। अगर इंक के प्राइस बढ़ गए तो आप इंक कम खरीदने वाले, और इंक तो पेन में डल के ही काम में आएगी, तो पेन भी ऑब्वियस सी बात है आप कम खरीदोगे। तो जब प्राइस कॉम्प्लीमेंट्री गुड का बढ़ता है, क्वांटिटी डिमांड कॉम्प्लीमेंट्री गुड की क्या हो जाएगी, हमारी
डिक्रीज। ठीक है, समझ आ गया। जैसे पेन इंक, अगर इंक के प्राइस बढ़ गए तो हम सिर्फ इंक के प्राइस बढ़ गए, हम इंक को कम खरीदेंगे, और इंक को जब हम कम खरीदे तो सीधी सी बात है पेन भी तो कम ही खरीदेंगे हम। तो हमारा गुड क्या था, पेन। तो जब कॉम्प्लीमेंट्री के प्राइस बढ़े, हमने क्या किया, अपनी गुड की डिमांड कम कर दी। सेम वे इसका अपोजिट हो जाएगा, वाइस वर्सा। जब प्राइस कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के कम होंगे, क्वांटिटी डिमांड हमारे गुड की बढ़ जाएगी। तो ये थे हमारे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब हम आते हैं हमारा इनकम के ऊपर। किसके ऊपर, इनकम। तो इनकम जो है हमारी, उसमें हम बेसिकली लेते हैं एक तो नेसेसिटीज। क्या, नेसेसिटीज। एक हम लेते हैं नॉर्मल गुड्स और एक हम लेते हैं इंफीरियर गुड्स। इनकम को हम तीन तरह की गुड्स से कंपेयर करते हैं, नेसेसिटी, नॉर्मल, इंफीरियर। अगर हम नॉर्मल भाषा में देखें कि आपकी इनकम बढ़ गई तो सीधी सी बात है आपकी क्या होगी, क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी। इनकम अगर आप कम हो गई, आपकी डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन हम तीन गुड्स को लेके चलेंगे। कौन सी, नेसेसिटीज, मतलब जो चीजें आपके लिए जरूरी है। जैसे नमक, नमक तो आपको चाहे आपकी इनकम हो ना हो सब्जी में तो डालोगे। ऐसा नहीं है कि इनकम नहीं है तो नमक सब्जी में डालना बंद कर दिया। कुछ चीजें होती हैं जो नेसेसिटीज हमारे लिए होती हैं, तो नेसेसिटी गुड है। कौन सी, हम तीन में लेके चलेंगे। अगर नेसेसिटी है, इंफीरियर है और नॉर्मल है, तो नेसेसिटी, इनकम अगर आपकी बढ़ रही है तो इनकी क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। और अगर इनकम कम हो रही है तब भी क्वांटिटी डिमांड कांस्टेंट। मतलब इनकम के बढ़ने या इनकम के घटने से इनकी डिमांड पे कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि ये नेसेसिटीज हैं, ये तो आप यूज करोगे ही करोगे, चाहे आपकी इनकम बढ़े या आपकी इनकम कम हो जाए। फिर आते हैं हम इंफीरियर, मतलब घटिया क्वालिटी की गुड्स। तो अगर आपकी इनकम बढ़ रही है, क्या, अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आप घटिया क्वालिटी की गुड्स क्या करोगे, छोड़ दोगे। ऑब्वियस सी बात है, आप अमीर होते जा रहे हो तो आप घटिया चीजें तो छोड़ोगे ना, अच्छी चीजें लोगे। तो आप क्या करोगे, इंफीरियर गुड की क्वांटिटी डिमांड को कम कर दोगे। सेम वे अगर आपकी इनकम कम हो गई, अगर आपकी इनकम कम, मतलब आप गरीबी में आते जा रहे हो, आप घटिया चीजें ज्यादा खरीदना पसंद करोगे, तो क्वांटिटी डिमांड आपकी बढ़ जाएगी इंफीरियर गुड्स की। अब हम बात करें नॉर्मल गुड्स, अच्छी क्वालिटी की गुड्स। ठीक है, तो ये क्या होती है, अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आप क्या करोगे, भाई घटिया चीजें छोड़ के अच्छी चीजें ही तो खरीदोगे ना। तो अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आप नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ाओगे। सेम वे अगर आपकी इनकम कम हो रही है तो आप क्वांटिटी डिमांड क्या करोगे, कम कर दोगे नॉर्मल गुड्स की। तो ये हमारा था, अभी तक हमने किया प्राइस ऑफ ओन गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम। अब आते हैं हम टेस्ट एंड प्रेफरेंस। इससे सिंपल तो कोई है ही नहीं टेस्ट एंड प्रेफरेंस। सिंपल कि अगर आपको कोई चीज अच्छी लगती है, आपका टेस्ट है उस चीज में, आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस आपके फेवर में है उस गुड के, तो ऑब्वियसली बात है आप डिमांड ज्यादा करोगे। अगर आपका टेस्ट अनफेवरेबल है उस गुड को लेके, आपको चीज पसंद ही नहीं है, तो सीधी सी बात है आप डिमांड कम करोगे। नेक्स्ट आते हैं एक्सपेक्टेशंस। सॉरी, एक्सपेक्टेशंस मतलब कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने की एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, कि आपको अगर लगता है कि इस चीज के प्राइसेस फ्यूचर में बढ़ने वाले हैं, आपको लगता है कि अगर इस चीज के प्राइसेस फ्यूचर में बढ़ने वाले हैं तो आप आज उस चीज की डिमांड बढ़ा दोगे। मतलब इफ देयर इज एक्सपेक्टेशंस ऑफ इंक्रीजिंग प्राइस इन द फ्यूचर, डिमांड इन द प्रेजेंट विल इंक्रीज। कि अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ सकते हैं तो आज डिमांड आप उसकी बढ़ाने वाले हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में ये चीज सस्ती हो सकती है तो आप उसकी डिमांड को पोस्टपोन करोगे, आप सोचोगे भाई फ्यूचर में ही खरीद लेंगे हम तो, ठीक है, तो डिमांड आप कम कर दोगे। नेक्स्ट आती है एडवर्टीजमेंट। अगर आपका एडवर्टीजमेंट का इम्पैक्ट बहुत अच्छा है किसी कंज्यूमर के ऊपर तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ने वाली है, लेकिन अगर एडवर्टीजमेंट का इम्पैक्ट नहीं है तो डिमांड नहीं। अब ये तो थे हमारे इंडिविजुअल डिमांड के। अगर हम बात करें मार्केट डिमांड, सेम है, बस हमारे दो चीजें एक्स्ट्रा हो जाएंगी। ये सेम प्राइस ऑफ ओन गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेशंस, एडवर्टीजमेंट। एक हम लेते हैं नंबर ऑफ कंज्यूमर्स और एक हम लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये दो क्या है, एक्स्ट्रा है मार्केट डिमांड के अंदर। तो नंबर ऑफ कंज्यूमर मतलब कि कितने कंज्यूमर हैं आपकी चीज को खरीदने वाले। तो सपोज करो अगर आपकी चीज को खरीदने वाले कंज्यूमर बढ़ जाए, मतलब कि कंज्यूमर कब बढ़ेंगे, जब पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो अगर पॉपुलेशन बढ़ जाए, आपकी कमोडिटी को खरीदने के लिए लोग बढ़ जाए तो आपकी डिमांड ऑब्वियसली बात है बढ़ेगी। पॉपुलेशन कम हो गई तो ऑब्वियसली बात है डिमांड कम होगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, मतलब कि
गरीब लोगों के पास भी पैसा है, अमीर लोगों के पास, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है पैसा, तो डिमांड क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब कुछ ही लोगों के पास इतना ज्यादा पैसा है और कुछ ही लोगों के पास बिल्कुल पैसा ही नहीं है, रोटी खाने लायक पैसा नहीं है, तो वो लोग, वो सेक्शन ऑफ सोसाइटी डिमांड नहीं करेगा। लेकिन वो सेक्शन ऑफ सोसाइटी, अगर आपके पास इनकम ज्यादा हो जाए तो आपकी डिमांड इतनी ज्यादा नहीं बढ़ सकती, क्योंकि हमारे लिए कुछ ही चीजें हैं जो बहुत जरूरी होती है। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अनइक्वल है सोसाइटी में, तो डिमांड क्या होगी, कम होगी। तो ये था हमारा डिमांड फंक्शन का कंसेप्ट। अब हम एक छोटा सा कंसेप्ट और करते हैं, लीनियर डिमांड इक्वेशन। लीनियर डिमांड इक्वेशन। तो हमारी डिमांड इक्वेशन क्या होती है, क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू ए माइनस बी पी एक्स, ये हमारी होती है डिमांड की इक्वेशन। किसकी, लीनियर की, नॉन लीनियर की नहीं। तो क्वांटिटी डिमांड को शो कर रहे क्यू डी, ये एक कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होगी। बी हमारा शो करता है कि प्राइस में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी में कितना चेंज आया, किसमें, प्राइस, और ये प्राइस में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी में कितना चेंज आया, मतलब डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी को शो करता है कि प्राइस में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी में कितना चेंज आया। और ये किस चीज को शो करेगा, प्राइस ऑफ गुड को, जिस गुड की आप बात कर रहे हो उसके प्राइस को। और ये नेगेटिव साइन हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि डिमांड और प्राइस में कैसा है, इनवर्स रिलेशन है, इसलिए। तो अगर आपको कहीं भी डिमांड की इक्वेशन होगी तो वो कैसे दी हुई मिलेगी, लीनियर की, तो आपको दी हुई मिलेगी, सपोज डी इक्वल्स टू 100 माइनस 0.5 px, कुछ भी हो सकती है, मतलब इस तरह प्राइस, ठीक है। तो ये हमारी हो जाती है, ये 100 कोई भी कौन है, 100 200 300 कुछ भी हो सकता है। ये हमारा किस चीज को शो करेगा कि प्राइस में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है। ये क्या शो कर रहा है इस टाइम कि प्राइस में चेंज आने से क्वांटिटी में 50% चेंज आ रहा है, बिकॉज इट इज 0.5, और ये प्राइस जो उस गुड का होगा। तो ये हमारी होती है लीनियर डिमांड इक्वेशन। जब हम अपनी कैलकुलस का यूज करके डिमांड दी और इक्विलिब्रियम फाइंड करना हो, तो उस सिचुएशंस में हमको ये हेल्पफुल होती है, क्योंकि वहां पे हमको इक्वेशन ही दी हुई मिलेगी। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको आज का सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को। और आप अपने कमेंट हमको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज मेरी ईमेल आईडी भी यहाँ पे होगी, तो आप वहाँ ईमेल आईडी पे जाकर भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू, बाय।